आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कल आपने पढ़ा कि फिलिस्तीन इजराइल विवाद पर प्रारंभ से महात्मा गांधी की नज़र थी और वे हर संभव मौके पर उस विवाद को एक रचनात्मक मोड़ देने की कोशिश करते रहे थे। अपने देश की आज़ादी की अनोखी लड़ाई का नेतृत्व करते हुए भी वे अंतर्राष्ट्रीय सवालों के बारे में न केवल उदासीन रहे बल्कि सत्याग्रह का कैसा प्रयोग इन मामलों में किया जा सकता है इसकी बात भी कहते रहे। फिलिस्तीन इजराइल विवाद के बारे में उनके हस्तक्षेप के इतिहास की अंतिम किस्त आज, जिसमें उस दौर का जिक्र है जब जर्मनी में गांधी के खिलाफ वातावरण गर्म हो उठा था, और अब सब कुछ शब्द फिलिस्तीन के यहूदियों के बारे में। मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि वे गलत रास्ते जा रहे हैं। बाइबिल में जिस फिलिस्तीन की बात है उसका तो आज कोई भौगोलिक आकार नहीं है, वह तो आपके हृदय में बसता है। लेकिन आज के भौगोलिक फिलिस्तीन को यदि वे अपना राष्ट्रीय घर बनाना चाहते हैं तो भी ब्रिटिश बंदूकों के साए तले वहां उनका प्रवेश करना गलत होगा। किसी संगीन या बम के सहारे कोई धार्मिक काम नहीं किया जा सकता है। अरबियों की सदास्यता से ही वे फिलिस्तीन में बस सकते हैं। उन्हें अरबियों का हृदय जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अरबियों के हृदय में भी वही ईश्वर बसता है जो यहूदियों के हृदय में बसता है। वे अरबियों के सामने सत्याग्रह करें और उनके खिलाफ एक अंगुली भी उठाए बिना खुद को समर्पित कर दें कि वे चाहें तो उन्हें गोलियों से भून डालें या समुद्र में फेंक दें। विश्व जनमत इस धार्मिक प्रेरणा के समर्थन में उठ खड़ा होगा। एक बार वे ब्रिटिश संगीनों की साए से बाहर निकलेंगे तो अरबों से संवाद के अनेक रास्ते निकल आएंगे। आज तो हालात यह है कि ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर यहूदी उन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं जिनका कोई अपराध है ही नहीं। मैं अरबों द्वारा की गई ज्यादतियों का बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर मानता कि वे सही ही अपने देश पर की जा रही अनुचित दखलंदाजी का विरोध कर रहे हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि वे अहिंसक तरीके से इसका मुकाबला करते, लेकिन सही और गलत की जो सर्वमान्य व्याख्या बना दी गई है उस दृष्टि से देखें तो बड़ी प्रतिकूलताओं के समक्ष अरबों ने जिस रास्ते प्रतिकार किया है उसकी आलोचना कैसे करेंगे आप। इसलिए अब यहूदियों पर ही है कि वे अपनी जातीय श्रेष्ठता का जैसा दावा करते हैं उसे अहिंसक तरीके से अपनाकर संसार के सामने प्रमाणित करें। यह लेख सारी दुनिया में पहुंचा और फिर जो होना ही था वही हुआ। जर्मनी में गांधी के तीखे विरोध की घनघोर आंधी उठी। गांधी ने फिर कहा, जर्मनी में यहूदियों के साथ जो हो रहे
व्यवहार के बारे में मेरे लेख की जैसी क्रोध भरी प्रतिक्रिया वहां हुई है, मैं उसकी अपेक्षा कर ही रहा था। यह मेरी समझ से परे है कि मेरे उस मासूम लेख में ऐसा क्या था कि कोई जर्मन मुझ पर क्रोधित हो। यह कहना कि मेरे लेख से न मेरा न मेरे आंदोलन का न भारत जर्मनी संबंधों का कोई भला हुआ मुझे किसी मतलब का तर्क नहीं लगता है, बल्कि मुझे इसमें धमकी जैसा भी कुछ छिपा लगता है। मैं खुद को कायर समझूंगा यदि मैं खुद को अपने देश को या भारत जर्मनी संबंधों को नुकसान पहुंचने के डर से वह सलाह न दूं जो मुझे अपने दिल की गहराइयों से 100% सच्ची लगती है। बर्लिन के उस लेखक ने तो कमाल का यह सिद्धांत बना दिया है कि जर्मनी के बाहर की किसी भी व्यक्ति को दोस्ताना भाव से भी जर्मनी के किसी कदम की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं अपने लिए तो कह ही सकता हूँ कि जर्मनी या किसी भी देश का कोई भी आदमी भारत की आलोचना के लिए कोई दूर की कौड़ी भी खोज लाए तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं ब्रिटिश लोगों को जितना जानता हूं उस आधार पर कह सकता हूं कि वे भी किसी दुर्भावना या अज्ञान के आधार पर की गई निंदा के अलावा बाहरी लोगों की आलोचना का स्वागत ही करेंगे। 5 मई 1947 को राइटर के दिल्ली स्थित संवाददाता डून कैंपबेल ने गांधी का ध्यान फिर से इस तरफ खींचा। फिलिस्तीनी समस्या का आप क्या उपाय देखते हैं? गांधी, यह ऐसी समस्या बन गया है कि जिसका करीब करीब कोई हल नहीं है। अगर मैं यहूदी होता तो मैं उनसे कहता, ऐसी मूर्खता मत करना कि इसके लिए तुम आतंकी रास्ता अख्तियार कर लो। ऐसा करके तुम अपने ही मामले को बिगाड़ लोगे, जो वैसे न्याय का एक मामला भर है। अगर यह मात्र राजनीतिक खींचतान है, तब तो मैं कहूँगा कि यह सब व्यर्थ हो रहा है। आखिर यहूदियों को फिलिस्तीन के पीछे इस तरह क्यों पड़ जाना चाहिए? यह महान जाति है, इसके पास महान विरासतें हैं। मैं दक्षिण अफ्रीका में बरसों इसके साथ रहा हूँ। अगर इसके पीछे उनकी कोई धार्मिक प्यास है, तब तो निश्चित ही इस मामले में आतंक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहूदियों को आगे बढ़कर अरबों से दोस्ती करनी चाहिए, और ब्रिटिश हो कि अमरीकी हो, किसी की भी सहायता के बिना यहोवा के उत्तराधिकारियों को उनसे मिली सीख और उनकी ही विरासत संभालनी चाहिए। लेकिन किसी को किसी की विरासत तो संभालनी नहीं थी, सबको संभालनी थी गद्दी। गांधी सत्ता की यह भूख पहचान रहे थे और इसलिए कैंपबेल से कहते कहते कह गए, यह एक ऐसी समस्या बन गया है कि जिसका करीब करीब कोई हल नहीं है। गांधी ने जो आशंका प्रकट की थी उसके करीब 75 साल पूरे होने को हैं, लेकिन युद्ध व विराम के बीच पिसते फलस्तीनी इजरायली किसी हल के करीब नहीं पहुँचे हैं। विश्व की महाशक्तियाँ व दोनों पक्षों के सत्ताधीश
पीछे हट जाएं तो यरूशलेम की संतानें अपना रास्ता खुद खोज लेंगी, लेकिन कोई उन्हें ऐसा करने देगा। इस समय तो देश के उच्च न्यायालयों में आधे से कुछ ही कम पद न्यायाधीशों के खाली हैं। इसके अलावा निचली अदालतों में भी रिक्त पद चल रहे हैं। अब तो देश के सभी राज्यों में लोक अदालतों का सिलसिला भी चल निकला है। समाप्त।